डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। आइए देखते हैं वॉइस का कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, हम चाहेंगे कि वॉइस ये जब टोटल टेंस पर डिपेंड करता है, इसलिए वॉइस पढ़ने के पहले आप सभी स्टूडेंट्स ये कंफर्म कर लेंगे कि आपने भली भांति टेंस पढ़ा है कि नहीं। यदि आपको टेंस का ठीक ठीक ज्ञान है, ट्रांसलेशन आपको सही सही आता है, तब तो आप पैसिव वॉइस बहुत स्मार्टली करेंगे। अदरवाइज आपको कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए आप लोग टेंस इसको शुरू करने के पहले टेंस जरूर कंप्लीट कर लें। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं वॉइस। उम्मीद है कि आपको टेंस आता है। यदि कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो उसे आप दूर कर लेंगे। लेकिन वॉइस शुरू करने के पहले हम चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स तक उन्हें शेयर करें, ताकि जो इसकी अपलोडिंग का उद्देश्य है वह पूर्ण हो सके। तो आइए हम देखते हैं फ्रेंड्स वॉइस। वॉइस की हिंदी होती है वॉच। वॉइस, वॉच, ये वॉइस दो प्रकार का होता है। एक तो एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। समझ रहे हैं ना? वॉइस इट हैज टू काइंड्स। फर्स्ट टाइप इज एक्टिव एंड सेकंड टाइप इज पैसिव। एक्टिव की हिंदी होती है कर्तृवाच और पैसिव की हिंदी होती है कर्मवाच। कर्तृवाच हम एक को देखेंगे। एक्टिव वॉइस कर्तृवाच, इसमें कर्ता प्रधान होता है और यह टेंस पर आधारित वाक्य होता है। बात समझ रहे हैं? इसमें कर्ता प्रधान होता है और यह टेंस पर आधारित वाक्य। आप नोट भी करते चलेंगे साथ में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यह टेंस पर आधारित वाक्य होता है और इसमें कर्ता प्रधान होता है। जबकि पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस हम एक्टिव वॉइस के आधार पर बनाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस सदैव एक्टिव वॉइस के आधार पर बनाया जाता है। और पैसिव की शुरुआत हम, इसमें लिखा है हिंदी इसकी कर्मवाच, तो आप देखेंगे कि पैसिव वॉइस की स्टार्टिंग हम एक्टिव के ऑब्जेक्ट से करते हैं। बात समझ पा रहे हैं? आइए हम देखते हैं आगे। लेकिन एक चीज आप और समझ रहे हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव में थोड़ा सा अंतर क्या है। एक्टिव वॉइस हमने कहा कि टेंस पर आधारित वाक्य होता है। टेंस कुल कितने हैं? 12। अर्थात एक्टिव वॉइस जो आपकी है वो किसी भी टेंस में हो सकती है, 12 टेंस में। लेकिन पैसिव वॉइस आप ध्यान देंगे, पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसों की बनेगी। किन किन 4 टेंसों की नहीं बनेगी उसको आप नोट कर लें। जो 4 टेंस हैं वो पहला है, हम प्रेजेंट से शुरू करते हैं। बोर्ड फोकस करना भैया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और चौथा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। आप देख रहे हैं कि इन चारों टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसी क्रम में पास्ट और फ्यूचर का अंतिम वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। और फ्यूचर में दो है, एक फ्यूचर का है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो इस ढंग से आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे लिखा गया है इन चारों की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। इनके अलावा शेष जो 8 वाक्य होते हैं उन 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी। आइए अब देखते हैं आप पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। एक्टिव को डालिए, आप हेडिंग डाल दीजिए एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम।
फ्रेंड्स इसका फर्स्ट नियम है, सपोज कीजिए पहला नियम है, आप देख सुन रहे हो ना, आप उदाहरण के माध्यम से समझें। लिखा है ही राइट्स ए बुक, वह एक किताब लिखता है। अब यहां पर आपको हम थोड़ा सा जोड़ना चाहेंगे, यह टेंस पर आधारित वाक्य है, टेंस पर आधारित वाक्य है, इसलिए यह क्या है, एक्टिव वॉइस है, क्योंकि यह टेंस पर आधारित वाक्य है। यह एक्टिव है। अब हमें पैसिव बनाना है और हम आपको लिखवा रहे हैं काफी पर पैसिव बनाने के नियम, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे भी देखते रहें, यहां लिखा है ही राइट्स अ बुक। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, एक्टिव का यही क्या है, सब्जेक्ट है, राइट क्या है, मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, अब क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर इसमें एक्टिव वॉइस का स्टार्टिंग सब्जेक्ट से है, आप देख रहे हैं, यस मीन्स सब्जेक्ट, एम माने मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट आप जानते हैं कर्म। अब हम आपको जोड़ना चाहेंगे पैसिव बनाने का नियम क्या है, इसको आप समझें थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले यह जो एक्टिव का वाक्य है, आप टेंस पर आधारित वाक्य है, इसका नियम हम आगे बताएंगे, लेकिन आप पहले समझिए पैसिव बनाने का पहला नियम क्या है। पहला नियम हमारा फर्स्ट रूल पैसिव का है कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट पैसिव बनाते के समय या अंत में चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो पैसिव का फर्स्ट रूल है, आप नोट कीजिए कि पैसिव बनाते समय एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। नोट कीजिए। अब आप देखें यहां पर एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक। तो ये अब यहां पर हमारे पैसिव में सब्जेक्ट का काम करेगा ये, लेकिन है क्या, ऑब्जेक्ट, इसीलिए इसको कर्मवाचक कहा था, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग कर्म से होती है। तो ए जो छोटे में लिखा है, तो इसको हम बाद में लिखते समय बड़ा कर देंगे, लेकिन आप पहला नियम नोट कीजिए कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। बात समझ रहे हैं ना। देखिए एक्टिव का ऑब्जेक्ट है अबू, तो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा ये अबू। दूसरा है, इसके हम जस्ट बात क्या करेंगे, ये माने एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो होगा तो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। इसके जस्ट बाद हम करते क्या है, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी। जिस टेंस का वाक्य होगा उसके अनुसार उसका नियम आगे बताएंगे हम। तो इसके बाद लिखिए नंबर 2 पर, दूसरा नोट कीजिए कि हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार आएगी। देख रहे हैं, अब जो टेंस होगा हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार आएगी, लेकिन जो हमारा नया कर्ता बनेगा, नया कर्ता के अनुसार होगी। आप ध्यान दीजिएगा। और नंबर 3 पर देखिए, पैसिव वॉइस में सदैव मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तीसरा नियम आप रूल नोट करेंगे, सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थात V3, सदैव V3 यूज किया जाएगा।
और नंबर 4 V3 के बाद बाई, V3 के बाद बाई का प्रयोग करेंगे और बाई के बाद V3 के बाद बाई आएगा और नेक्स्ट यहां पर आप देखेंगे लास्ट में बाई के बाद जो एक्टिव का सब्जेक्ट है यह चला जाएगा, बाई के बाद एक्टिव का कर्ता पैसिव का, इसका जो कर्ता है पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा, पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा। शायद आप नोट कर लिए होंगे। तो आप देखिए यहां पर पहला काम आपको बताया गया कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट अबुक है तो हम अबुक लिखेंगे। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार आएगी लेकिन नया कर्ता के अनुसार। अब फ्रेंड्स एक बात आती है नया कर्ता की, यहाँ पर हम आपको नया कर्ता भी देखिए, जो एक्टिव वॉइस है इसमें आपका कर्ता है ही, लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो हमको एक नया कर्ता की जरूरत होगी, न्यू सब्जेक्ट चाहिए। तो नया सब्जेक्ट जो एक्टिव का कर्म है अबुक, या अबुक हमारा नया कर्ता बनेगा। तो यहाँ लिखा है नया कर्ता, जो हेल्पिंग वर्ब आप लिखेंगे इस नए सब्जेक्ट के अनुसार। नया सब्जेक्ट माने एक्टिव वॉइस का जो कर्म था वो नया कर्ता बना, तो इस नया कर्ता के अनुसार बनेगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। और सदैव V3 चाहे जो भी टेंस हो, किसी भी टेंस का अगर आप पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म सदैव यूज किया जाएगा, यह मत मिस्टेक कीजिएगा। और उसके बाद बाई आएगा, बाई के बाद जो एक्टिव का सब्जेक्ट यहाँ पर है ही या जो भी होगा उसको हम सबसे अंत में पैसिव के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो एक तरह से कहिए कि एक्टिव का वो कर्ता होगा या पुराना कर्ता जो है, इसमें पुराना कर्ता पैसिव का कर्म बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये सिचुएशन बनेगी। लेकिन यहीं पर पुनः मैं आपको एक बार फिर थोड़ा सा ब्रेक दूंगा। कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनमें बाई का प्रयोग नहीं होता, उनके स्थान पर प्रीपोजिशन कुछ आते हैं, एट, बी, टू आदि आदि आदि। लेकिन हम यहाँ पर उसका जिक्र नहीं करेंगे, जब उसको हम आपको पढ़ाएंगे। ये पैसिव पहले बाई वालों को देखिए, बाई वाला जो ही पूरा हो जाएगा तो हम आपको फिर अलग अलग ऐसे भी वाक्यों का उदाहरण देंगे जिनके साथ प्रीपोजिशन लगता है। प्रीपोजिशन तो बाई भी है, लेकिन बाई के अलावा जो अन्य प्रीपोजिशन विद, टू एंड etc लगते हैं उनको भी हम उसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो आपको देंगे। लेकिन यहाँ पर हम उन वॉइस की चर्चा करेंगे जो बाई से समाप्त होते हैं, मतलब जिनके लास्ट में बाई जरूर आता है। बात समझ रहे हैं? तो ये है बनाने का चेंज। अब हम थर्ड कंडीशन देखेंगे। देखिए स्टार्टिंग है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये पैसिव वॉइस का फर्स्ट पार्ट है, अब समझिएगा बहुत आसानी से। और थर्ड रूल आप देखिए कि एक्टिव वॉइस में अगर एक्टिव वॉइस, यहाँ एक्टिव डालिए या पैसिव डालिए, आप नोट भी करते चलिएगा। अगर एक्टिव वॉइस में ही, एक वचन का कोई भी सब्जेक्ट हो, ही, सी, किसी का नाम आएगा तो नाम ही रहेगा, आई, वी, यू, दे। आप देख रहे हैं ये एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट हैं। अगर ये पैसिव में, सॉरी, ये एक्टिव वॉइस में आएंगे और जब हम वॉइस को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो फिर क्या स्थिति बनेगी उसको हम आपको दिखाते हैं। यदि उसको आप नोट कीजिएगा ताकि बाद में आगे पूरे पैसिव वॉइस को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इनका इम्पोर्टेंट आपको तब समझेंगे आप, इसलिए बड़े इम्पोर्टेंट है। इनको नोट करते चलिए या माइंड करते चलिए। ही अगर आ जाता है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में तो हम पैसिव बनाएंगे तो ये किस में बदलेगा, हिम में, HIM। सी किस में बदलेगा, हर में। आई किस में बदलेगा, मी में। वी को बदलेंगे हम अस में। यू
का यू ही रहेगा और दे को बदलते हैं देम में। इस ढंग से इनका परिवर्तन होता आप देख रहे हैं। यदि एक्टिव वॉइस में ये भाग कोई भी सब्जेक्ट रहेंगे तो हम पैसे बनाते समय इनको लिखेंगे। यदि एक्टिव में इनके स्थान पर एक्टिव इन्हीं से स्टार्ट होती है तो हम इनके, यदि ये आता है तो इनके स्थान पर इसको भी लिखेंगे। दोनों ट्रांसफरेबल हैं। यदि ये रहेगा तो ये लिखेंगे, ये रहेगा तो ये लिखेंगे। बात समझ रहे हैं? अब आइए हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब हम चलते हैं रूल पर। अभी तक तो मैंने आपको एक्टिव से पैसिव चेंज करने का एक तरीका बताया। अब फ्रेंड्स, आप जिस ढंग से टेंस पढ़ते हैं हर टेंस क्रम में, हम उसी क्रम से आपको फिर जोड़ते हैं और शुरुआत करते हैं आपको स्टार्टिंग में चलते हैं आपको हम पुनः इंडिफिनिट टेंस में। इंडिफिनिट टेंस। अब आपको ध्यान देना है कि यदि आपका वाक्य इंडिफिनिट टेंस में है तो सदैव इंडिफिनिट टेंस को हमेशा हम चेंज करते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी कंटीन्यूअस टेंस की। बहुत सरल तरीके में हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपकी समझ में आ जाए। थोड़ा भले ही वीडियो लंबी हो जाए लेकिन आप समझें उसको। अब आपको यहाँ पर देखना है कि कोई भी टेंस इंडिफिनिट का हो। प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा तो सहायक क्रिया लगेगी पास्ट कंटीन्यूअस की। फ्यूचर इंडिफिनिट होगा तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया लगेगी। आप ध्यान दीजिएगा। अब आपके माइंड में होना चाहिए कि इंडिफिनिट टेंस रहेगा तो सहायक क्रिया कंटीन्यूअस टेंस की ही लगेगी, दूसरा कुछ नहीं लगाना है। अब हम चलते हैं जिस ढंग से आप टेंस में पढ़ते थे अफर्मेटिव नेगेटिव, हम एक एक एग्जांपल आपको दे करके समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए नोट कीजिए आप यहाँ पर एक्टिव डालिए, हेडिंग एक्टिव। जो मैंने अभी दिखा था आपको वही लिख लीजिए। ही राइट्स अ लेटर। आप देख रहे हैं कि ही राइट्स अ लेटर लिखा है। जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए, पहले हम क्या करेंगे, एक्टिव से बनाएंगे, डालेंगे यहां पैसिव, क्योंकि पैसिव में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। बहुत बेसिक, बहुत ही इजी में बता रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। एक्टिव का यहाँ सब्जेक्ट है लिखा, ध्यान दीजिए। ये टेंस पर आधारित वाक्य है। अब हम पैसिव इसी के आधार पर बनाएंगे, हमको इसको अलग से कहीं कुछ करना नहीं है। तो पहला काम मेरा है हम इसको पहचाने किस टेंस का वाक्य है। मैं देख रहा हूं ही राइट्स अ लेटर। ही एक वचन का करता है, यहाँ पर यस या यस लगा है। आपने टेंस में पढ़ा है कि ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर है तो जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब किस में लगेगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की लगेगी। बात समझ रहे भैया? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस लगेगा। तो पैसिव का पहला नियम यही था कि एक्टिव का कर्म आप देखिए, कुछ नहीं, सीधे आप फोकस कीजिए एक्टिव का कर्म क्या है, अ लेटर। अब हम पैसिव, एक्टिव का कर्म है तो हम पैसिव का कर्ता बना देंगे। इसको सीधे ले आइए खींच के यहाँ, ए लेटर। अब ये स्मॉल लेटर लिखा है तो हम यहाँ पर कैपिटल में लिखेंगे अ लेटर। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर यही नया कर्ता हुआ, ये हमारा किसका काम कर रहा है, नया कर्ता बन रहा है, या यूं कहें न्यू सब्जेक्ट, जैसे भी आप समझें। एक सिचुएशन बनेगी आपको समझने के लिए, नया कर्ता के रूप में समझें आप, या एक्टिव का कर्म समझें। लेकिन आपको इस समझ दिमाग में करना है कि पैसिव बनाते समय पहला काम हमें एक्टिव के कर्म को पकड़ करके यहाँ पर खींच ले आना है। अब यह पैसिव का कर्ता का काम करेगा। नया कर्ता कौन होगा, एक्टिव का कर्म। एक्टिव का कर्म पैसिव का नया कर्ता बनेगा। अब इस सब्जेक्ट के आधार पर हम आगे का वाक्य बनाएंगे। अब ही तो अपने इस वाक्य को कमांड करेगा, जो टेंस का है, जो उसमें भी मैटर है वो उसके अनुसार है। अब हम जो नया मैटर तैयार करेंगे हमारा अकॉर्डिंग टू आ लेटर चलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये अपने वाक्य का गार्जियन प्रधान कर्मवाच्य कर्म है,
अब कर्म से हम कर्म को कर्ता मान के चल रहे हैं, बना करके चल रहे हैं, तो ये स्थिति बनेगी। आ लेटर लिख दिया हमने। अगर आप चाहें तो मैं एक आपको थोड़ा सा सूत्र दे दूं पहले, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए। न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट हमारे पहले हम लिखेंगे नया कर्ता। इसके बाद क्या लिखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। नया कर्ता के बाद एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज, आर, आई एम। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यही लगता है, साइड में है। अब इसके बाद आप लिखेंगे V3 मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। इसके बाद सीधे लिखेंगे बाई, और लास्ट में लिखेंगे एक्टिव का कर्ता। ये आप देख रहे हैं, ये सिचुएशन बन रही है। तो एक तरह से स्ट्रक्चर बन गया। ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है आपको बताने के लिए। न्यू सब्जेक्ट पहले नया करता, तो आपने लिख दिया नया करता आ लेटर। यहाँ छोटे में लिखा हुआ है, हम कैपिटल लिखेंगे। फिर देखिए आगे बढ़े, इज, आर, एम, इन तीन में से हमको चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चलेंगे तो आ लेटर माने एक वचन, तो हम क्या लगाते हैं वचन में, इज। आ लेटर इज। अब V3, वी माने मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। मुख्य क्रिया क्या है, राइट। राइट का थर्ड फॉर्म राइट, रोड, रिटन। इसी तरह से डू, डिड, डन, समझ रहे ना। गो, वेंट, गॉन। रीड, रेड, रेड। कट, कट, कट। तो क्रियाओं के रूप को आपको भी तैयार करना है, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो a letter is थर्ड फॉर्म है राइट, रोड, रिटन, WRITTEN। A letter is V3 हो गया। इस बार लिखा है बाई, तो आप लिख देंगे बाई, और ही, अब यहाँ पर ही आ गया। लास्ट में एक्टिव का कर्ता, एक्टिव का कर्ता लिखा है ही। तो भी मैंने आपको बताया है पीछे कि ही किसमें चेंज करेंगे, बदल जाता है ही, हिम में। तो a letter is written by him। अब आप दोनों के अर्थ को थोड़ा सा देखें। वह एक पत्र लिखता है, होगा ना, he writes a letter एक्टिव में। तो पैसिव वॉइस कहा है a letter is written by him, एक पत्र उनके द्वारा लिखा जाता है। बात वही हुई, कहने का भाव दोनों का वही है। वह एक पत्र लिखता है, यहाँ पर एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, वही चीज हुई। तो फ्रेंड्स, अब आपको थोड़ा सा समझने के लिए मैं बताऊं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका इंपॉर्टेंस है, आप कहीं स्पीच दे रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं स्पीच फ्लुएंटली, आप बोल रहे हैं, तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको टेंस के अनुसार वाक्य को प्रकट करने में असुविधा होती है। वहां आप चाहें तो आसानी से आप अपने स्पोकन में पैसिव वॉइस के द्वारा वाक्यों को बोल करके अपनी भाषा को, अपने स्पोकन को और अधिक इंप्रेसिव मीन्स आकर्षक बना सकते हैं। फ्लुएंटली इंग्लिश में आपको कोऑपरेट करती है, इसलिए ग्रामर में इसका बड़ा विशेष महत्व है। तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम, आपने देखा। अगर फ्रेंड्स एक वाक्य मैं आपको और देता हूं, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही होगी, लेकिन मैं जानता हूं कि अब आपको इंटरेस्टेड लग रहा होगा कि आखिर अब कैसे कैसे बनाएंगे हम लोग, क्योंकि अभी तो केवल एक उदाहरण दिया। एक उदाहरण में मैं आपको पुनः जोड़ता हूं इसी क्रम में। एक्टिव नोट कीजिए, आई लव यू। अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, आई लव यू, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। अब यहाँ पर पैसिव में क्या बताया गया आपको, पहले आप इसको यू, ऑब्जेक्ट है तो इसको लिखेंगे यहाँ यू। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है भी, तो चेंज होगा कंटिन्यूअस में, तो न्यू सब्जेक्ट आपने लिख दिया यू। अब ई जा रहा है, यू के साथ क्या लगेगा भैया, आर, मालूम है आपको। V3 लव में क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ईडी लग जाएगा, तो यू आर लव्ड। इसके बाद लगेगा बाई, सीधे आप लिखेंगे बाई। आई देखिए किस में बदलता है, लिस्ट पर जाइए, आई बदलता है माई में, नहीं बदलेगा मी में। यू आर लव्ड बाई माई नहीं होगा,
बाई मी। समझ रहे हैं? आइए मैं आपको निगेटिव से जोड़ता हूं एक बार। आप डालिए निगेटिव। चलिए निगेटिव में देखिए स्ट्रक्चर सब कुछ वही रहेगा। यहीं पर जहां ई जा रहा है लिखा है आपने, इसके बाद लग जाएगा नॉट। ठीक है ना? आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एक्टिव है ही डज नॉट टीच मी। आप देख रहे हैं जब आप पैसिव बनाओगे तो पहले एक्टिव के ऑब्जेक्ट पर सीधे पहुंचेंगे। देखिए मी लिखा है, अभी मैंने आपसे कहा कि चेंज दोनों होते हैं, ट्रांसफरेबल है। मी है तो अब देखिए मी किस में बदलता है। अगर आई होता है, आप देखिए, आप देख रहे हैं कि ऊपर उदाहरण में आई था तो मी बदल दिया। यहाँ मी है अर्थात किस में बदल जाएगा? आई में बदलेगा भाई। अब निम्न सब्जेक्ट हमने देख लिया। अब ई जा रहा है, आइए, क्योंकि डू डच किस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बात समझ पा रहे हो ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है डू डच, तो हम कंटीन्यूअस में ई जा रहा है लगाते हैं। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, सीधे हमने पहले लिखा निम्न सब्जेक्ट हो गया आई। अब ई जा रहा है, मैं आई के साथ क्या लगाओगे भैया? आई एम। यहाँ आई एम के बाद क्या लगा? नॉट। तो आपने भी उतार दिया सीधे नॉट। स्ट्रक्चर देख रहे हैं V3। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म होता है टाट। और टाट के बाद क्या लगा है? बाई। और एक्टिव का करता ही है तो ही किस में बदलेगा? हिम में। अब थोड़ा सा दोनों के अर्थ को देखें। ही डज नॉट टीच मी, वह मुझे नहीं पढ़ाता है। यहाँ क्या करेंगे? आई एम नॉट टॉट बाई हिम, मैं उसके द्वारा नहीं पढ़ाया जाता हूं। अरे अर्थ भाई देख रहे हैं आप, दोनों का एक ही तो निकल रहा है। यही इसका यूज है। स्पोकन में आप कुछ कहना चाह रहे हैं दूसरे ढंग से, तो आप उसको इस पैसिव वॉइस के माध्यम से बोल सकते हैं। जल्दी में, आसानी से, बहुत ही रोचक तरीके से आप अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा पुनः मैं आपको जोड़ूंगा। ही डज नॉट टीच मी, देख रहे हैं बहुत सरल कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको केवल अफर्मेटिव में थोड़ा सूत्र को देखना होगा। बाकी आप चाहें तो जैसे जैसे एक्टिव है उसी तरह से इसको देखिए। यहाँ सब्जेक्ट था तो आपने यहाँ नया सब्जेक्ट लिख दिया। यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू डज है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो आपने इसके साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लिखा। यहाँ नॉट है, आपने नॉट लिख दिया। यहाँ टीच V1 फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ आपने V3 लिखा। इसके बाद बाई लिख दिया और एक्टिव का सब्जेक्ट ही लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई से। मुझे उम्मीद है जो मैं कह रहा हूं इसको आप समझ पा रहे हैं। कुछ नहीं करना है। अगर वही वाक्य आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो तो जो इंट्रोगेटिव है, जैसे टेंस में बदलते थे, तो टेंस के आधार पर आप इसी डू डच को पहले कर देंगे और वाट को बदल देंगे। एक एग्जांपल देख लीजिए। जिस ढंग से आपका एक्टिव रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को छोड़ करके आपके पूरे वाक्य उसी ढंग से बनेंगे। डाल दीजिए इंट्रोगेटिव। हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ने चल रहे हैं। इंट्रोगेटिव में डू दे किल द बर्ड। आप देख रहे हैं ये वाक्य लिखा है डू दे किल द बर्ड, तो बिल्कुल आप घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो भी है, यहां पर पहले आप देख रहे हैं सहायक क्रिया लिखी है, तो हम भी पहले सहायक क्रिया लिखेंगे। यहाँ जो शब्द है हम वहां वही चीज लिखेंगे। जैसे जैसे वाक्य एक्टिव का है उसी बेस पे यहाँ हम बनाएंगे। यहाँ डू लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब, तो हम किस में लिखेंगे? इंडेफिनिट बता के आपको कंटीन्यूअस लगेगी तो आप लिखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। लेकिन जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आप लिखोगे भैया, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये तो इंडेफिनिट के अनुसार लिखी है, इस नए सब्जेक्ट दे के अनुसार।
ये टू किसके अनुसार आई है? दे के अनुसार। अब यहां आपका नया कर्ता क्या बनेगा? बोलिए द बर्ड। आपका न्यू सब्जेक्ट द बर्ड बनेगा। तो द बर्ड क्या है? एक वचन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यहाँ सहायक क्रिया है तो हम भी सहायक क्रिया लिखेंगे। लेकिन सहायक क्रिया हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य है तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की नए कर्ता के अनुसार लिखेंगे। नया कर्ता है द बर्ड तो सहायक क्रिया लिखेंगे इज। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ लिखा है दे सब्जेक्ट तो हम भी सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन ये पुराना कर्ता है पहले का, हम नया कर्ता लिखेंगे द बर्ड इज द बर्ड। अगर यहाँ निगेटिव होता नॉट होता तो हम यहाँ नॉट डाल देते। किल लिखा है तो हो जाएगा किल का थर्ड फॉर्म ईडी लग जाएगा। इज द बर्ड किल्ड बाई, दे बदलता है किसमें? देम में। ये वाक्य बन गया इज द बर्ड किल्ड बाई देम। यदि यहाँ पर नॉट होता तो यहाँ पर आप भी, यहाँ नॉट होता तो आप भी यहाँ नॉट लगाएंगे। इज द बर्ड किल्ड बाई देम, समझ रहे ना? यदि यहाँ WH शब्द होता तो आप भी WH शब्द लिख देते यहाँ पर, बस कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर WHO शब्द आएगा आपके पास हु से तो इसको हम बदल देते हैं बाई हूम में। किस में बदलेंगे? हु बदल जाएगा बाई हूम में। ये उदाहरण देख लीजिए, आइटम नोट कीजिए। हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है? तो आप पैसे में क्या लिखोगे? हु किस में बदलेगा? अब यहाँ पर ये नियम फेल हो जाएगा जो आपने देखा। इंट्रोगेटिव वर्ड हु से शुरू होता है वाक्य तो हु बदलेगा हमेशा पैसिव। हु बदलता है बाई हूम में, तो हु के जगह आपको पहले इसी बदलना होगा बाई हुम। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य बाकी सारे नियम वही रहेंगे। बाई हुम, फिर इज, बाई हुम इज, सॉरी इज नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पर हमारा नया कर्ता यू है ना तो आर लगेगा। बाई होम आर, फिर यू चेंज नहीं होता, यू में ही रहता है। बाई होम आर यू टीच को बदलता है किसमें? टाट। ये आपको याद करना होगा थर्ड पार्ट। बाई होम आर यू टाट, देखिए दोनों का अर्थ आप देख लीजिए। हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है? इसका अर्थ हुआ बाई होम आर यू टाट, तुम किसके द्वारा पढ़ाए जाते हो। अर्थ तो सेम हो रहा है दोनों का। इस ढंग से आप चेक भी कर सकते हैं कि मेरा वाक्य सही है या गलत। तो इसी पर आप होमवर्क नोट कर लीजिए दोनों। यस, डब्ल्यू नोट कीजिए। नंबर 1, हु टेल्स द स्टोरी। हु टेल्स द स्टोरी, कहानी कौन कहता है? दूसरा नोट कीजिए, व्हाई डज शी नॉट राइट अ पोएम। ये सिचुएशन बन रही है, व्हाई डज शी नॉट राइट अ पोएम। आप देख रहे हैं इन दो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, इनको आप किसमें कीजिए? होमवर्क के रूप में करिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए, ताकि मुझे भी ये संतुष्टि मिले कि आपने वास्तव में वीडियो को देखा है, पढ़ा है। इस ढंग से फ्रेंड से एक्टिव वॉइस का फर्स्ट पार्ट, इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट पार्ट मैंने दिया। अब कल हम लोग देंगे कंटीन्यूअस टेंस, इसका पार्ट 2। ठीक है, इसी के साथ हम आज का ये वीडियो लेक्चर बंद करते हैं और इस वीडियो लेक्चर के बाद हम लोग फिर कल मिलेंगे एक नेक्स्ट टेंस और वॉइस के रूप में, जिसका नाम फिर कल बताया जाएगा। यहीं से आज का वीडियो एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।